इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, ये जो आपका सेशन 2020 से 2021 है, इस सेशन में आपका जो सब्जेक्ट मेरे पास है वह है बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इसका सब्जेक्ट कोड है EL306। अब जो भी सब्जेक्ट आप लोगों के जैसे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आप सभी के फाइनल ईयर में सब्जेक्ट रखा गया है, तो हर एक सब्जेक्ट का अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहता है। तो ऐसे ही जो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है, पहले अगर वर्ड वाइज देखें हम तो बायोमेडिकल अर्थात बायोलॉजी और मेडिकल की फील्ड से, चिकित्सा की फील्ड से रिलेटेड, जैविक क्रियाओं की फील्ड से रिलेटेड। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे आप लोगों का सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 203, तो वो जितना भी एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में है। ये उस इंस्ट्रूमेंटेशन का अर्थात उन विभिन्न डिवाइसेस का, जैसे वहाँ पर हमने जो कंट्रोल सिस्टम्स देखे, वोल्ट मीटर्स देखे या अमीटर्स देखे, उन सारी की सारी डिवाइसेस का चिकित्सा की फील्ड में या मेडिकल की फील्ड में कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है, ये सब कुछ है इस सब्जेक्ट में। तो इसमें जो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर है, सिलेबस वाइज अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर में जो ह्यूमन सिस्टम्स हैं, अर्थात जो मानव में जितने भी ह्यूमन बॉडी में सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स के बारे में डिटेल है। उसके पश्चात जो आपका सेकंड चैप्टर है वो लिंक है कि जो बायोमेडिकल सिग्नल है उसको आप इंस्ट्रूमेंटेशन के सिग्नल से, अर्थात जो भी सिग्नल ह्यूमन बॉडी से लिया जा रहा है उस सिग्नल को कैसे आप कनेक्ट करोगे किसी इंस्ट्रूमेंट से और कैसे देखोगे उसका क्या कन्वर्जन प्रोसीजर होगा, वो आएगा आपका सेकंड चैप्टर। और फिर थर्ड चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन का भाग, अर्थात जो भी प्रैक्टिकल सर्किट्स हम काम में लेंगे या जो भी डिवाइसेस यूज़ करेंगे और उनकी सहायता से ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को अप्लाई करके बायोमेडिकल फील्ड में वेरियस एडवांसेस के थ्रू डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है और रिसर्च पर्पसेस के लिए इसको काम में लिया जाता है, जिससे कि फ़र्दर जो भी डिज़ीज़ है उनमें उनका उपचार जो है वो सही तरीके से हो सके। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्रांसड्यूसर देखा था हमने, तो वैसे यहाँ पर भी हम देखेंगे ट्रांसड्यूसर की क्या एप्लीकेशन है बायोमेडिकल की फील्ड में। वेरियस डिवाइसेस है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम CRO वगैरह देखते हैं, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को एज रिकॉर्डर्स वगैरह देखेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को काम में लेकर कैसे मेडिसिन की फील्ड में कितना एडवांसमेंट किया गया है, वो सारी की सारी चीज़ आएगी आपकी बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इसमें सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी। इस इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें जितनी भी जैविक क्रियाएं, फिजियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है जितनी भी लिविंग यूनिट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उन सब की स्टडी कहलाती है फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन बॉडी में जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएँ हैं उनमें से जो मुख्य क्रियाएँ हैं उनकी स्टडी है, उन सिस्टम्स के बारे में है। इसमें जो आपका सिलेबस वाइज अगर देखें तो आपका सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद आपका आता है नर्व फिजियोलॉजी। ऐसे ही नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, अर्थात जो श्वसन की क्रिया है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपका आता है जनरेशन, प्रोपेगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। तो ये है आपका फर्स्ट चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स। अब इन टॉपिक्स में जैसे फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है, तो मुख्य जो सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी में उनका क्या उपयोग है, उनका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है ह्यूमन बॉडी में, ये सब कुछ है। उसके बाद आपका आता है नर्व फिजियोलॉजी की जो नर्वस सिस्टम है, अर्थात जो स्नायु तंत्र है उसमें कैसे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, कैसे एक जो क्रिया है उसको करने में कितनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी ऐसी ऑर्गन है जो कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है श्वसन की क्रिया अर्थात मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। उसमें पूरा मैकेनिज्म है कि जो ऑर्गन सिस्टम लंग्स और नेज़ल कैविटी को यूज़ करके यूज़ में लिया जाता है, उसका मुख्य फंक्शन यही होता है कि जो ऑक्सीजन जो है वो भीतर ली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दी जाएगी।
ऐसे ही जनरेशन, प्रोपगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स, कि जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व सेल है, उसमें जब एक्शन पोटेंशियल अर्थात क्रिया विभव जब उत्पन्न होता है तो वो कैसे जनरेट होता है, कैसे उत्पन्न होता है, वो कैसे प्रोपगेट होता है, अर्थात एक पॉइंट से ह्यूमन बॉडी में एक बिंदु से लेकर अन्य बिंदु तक, अर्थात एक ऑर्गन से लेके दूसरी ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है, और ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की उसका बाकी सारे ऑर्गन्स के साथ कैसे कनेक्शन होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ आएगी इसमें। उसके बाद देखते हैं कुछ कॉमन टर्म्स। ये कुछ कॉमन फुल फॉर्म्स हैं जो यूज़ होंगे आगे भी, तो आगे काफ़ी सारे चैप्टर्स में हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए कुछ कॉमन टर्म्स देखते हैं हम। जैसे ईसीजी है, ईईजी है, अर्थात इन सारी की सारी टर्म्स को बायोमेडिकल फील्ड में जो यूज़ की जाती हैं मुख्यतः उनका क्या फुल फॉर्म है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास ईओजी, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम। इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम बेसिकली सबसे पहले तो ये हमने यहाँ पर 3 शब्द काम में लिए, एक तो इलेक्ट्रो, ऑक्यूलो और एक ग्राम। ग्राम का अर्थ है यहाँ पर ग्राफ, अर्थात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ के माध्यम से जो भी हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं उस क्वांटिटी में पहला शब्द हमारे पास आया ई, अर्थात इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो का अर्थ है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये सब कुछ विद्युतीय क्रिया है। उसके बाद एक शब्द आ रहा है ऑक्यूलो। ऑक्यूलो जो है वर्ड वो रिलेट करता है आईज से, अर्थात आँखों से। तो आँखों में जो रेटिना है उससे संबंधित जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको दर्शाया जाता है ईओजी के माध्यम से। ऐसे ही नेक्स्ट आता है ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। फिर से हमने ग्राम शब्द यूज़ किया, अर्थात क्या है, एक प्रकार का ग्राफ है। इस ग्राफ के माध्यम से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा रही है वो एनसेफेलन की है। एनसेफेलन एक दूसरा नाम है ब्रेन का, इसीलिए ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड किया जाता है ईईजी के माध्यम से। उसके बाद होता है ईएमजी, इलेक्ट्रो मायोग्राम। फिर से एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा रही है ग्राफ के माध्यम से, और यहाँ पर शब्द आया है मायो। मायो जो शब्द है वो मसल्स को, अर्थात मांसपेशियों को रिप्रेजेंट करता है। तो मसल से रिलेटेड जितने भी सिग्नल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी से लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहलाती है इलेक्ट्रोमायोग्राम। उसके बाद आता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर से जो ग्राफ पर एक्टिविटी ली जा रही है वो कार्डियक से संबंधित है। कार्डियक या कार्डियो जहाँ वर्ड यूज़ हो गया, अर्थात वो वर्ड जो है वो रिलेटेड है हृदय से। तो हृदय से रिलेटेड जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, गतिविधि है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है एक ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की सहायता से। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं। ईओजी इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम, ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राम, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये फुल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आगे ईसीजी के चैप्टर में भी हम देखेंगे, या ईईजी की रिकॉर्डिंग जो है जब की जा रही है। उसके बाद आते हैं बायोमेडिकल सिग्नल्स के टाइप्स पे, अर्थात जो भी बायोमेडिकल सिग्नल लिए जाते हैं, वैसे जो भी हम सिग्नल देखेंगे मेनली वो तो बायो इलेक्ट्रिकल टाइप के ही होंगे, अर्थात जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लिए जा रहे हैं, विद्युत से संबंधित जितनी भी गतिविधि है उसी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। पर फिर भी हमें पता होना चाहिए कि बायोमेडिकल सिग्नल्स जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बायोमेडिकल सिग्नल्स हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट जो आता है वो आता है बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये इससे पहले जितने भी सिग्नल्स हमने देखे, जैसे ईसीजी, ईईजी, ईएमजी, ये सारे सिग्नल्स हैं बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। ये बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में नर्व सेल्स से जितनी भी एक्टिविटी उत्पन्न होती है वो कहलाती है बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो नर्व सेल्स जो हैं, जो पूरी ह्यूमन बॉडी में कम्युनिकेशन का कार्य करते हैं, तो उनसे जो भी एक्टिविटी या गतिविधि या सिग्नल रिकॉर्ड किए जाते हैं उनको कहा जाता है बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल। उसके बाद नेक्स्ट है बायो इम्पिडेंस सिग्नल्स। जो भी सिग्नल्स टिश्यू की इम्पिडेंस के कारण उत्पन्न होते हैं, अर्थात ऊतकों में जो भी इम्पिडेंस होती है उनके कारण उत्पन्न होते हैं, उनको कहा जाता है बायो इम्पिडेंस सिग्नल। उसके बाद आता है बायो अकाउस्टिक सिग्नल। बायो अकाउस्टिक सिग्नल, अकाउस्टिक शब्द आ गया अर्थात तो जिन सिग्नल्स को सुना जा सकता है। तो ह्यूमन बॉडी से प्राप्त कुछ सिग्नल्स जैसे
वॉल्स का क्लोज़ होना या ओपन होना, तो वॉल्व्स का खुलना या बंद होना, ऐसे ही ब्लड का फ्लो, ये सब कुछ आएगा बायो अकाउस्टिक सिग्नल्स। ऐसे ही नेक्स्ट है बायोमैग्नेटिक सिग्नल्स। बायोमैग्नेटिक सिग्नल्स वे सिग्नल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण उत्पन्न सिग्नल्स होते हैं। जैसे हार्ट होता है, ब्रेन होता है, लंग्स हैं, मतलब हर एक ऑर्गन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इन 3 ऑर्गन्स की मेन मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिनके कारण जो सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं उनको कहा जाता है बायोमैग्नेटिक सिग्नल्स। उसके बाद आता है बायोकेमिकल सिग्नल्स। बायोकेमिकल सिग्नल्स वे सिग्नल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के दाब पर अर्थात प्रेशर पर निर्भर करते हैं, कि उनका जितना प्रेशर होता है उसके कारण उत्पन्न होते हैं बायोकेमिकल सिग्नल्स। उसके बाद आता है बायो ऑप्टिकल सिग्नल। बायो ऑप्टिकल सिग्नल वे सिग्नल होते हैं जो जैविक अर्थात लिविंग यूनिट से जो भी सिग्नल्स उत्पन्न होते हैं उस पर लाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है, अर्थात क्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उसके कारण उत्पन्न होते हैं बायो ऑप्टिकल सिग्नल। पर बेसिकली जो जितने भी सिग्नल्स, जैसे ईसीजी देखेंगे हम, ईईजी देखेंगे, ये सारे के सारे जो सिग्नल्स हैं वो बायो इलेक्ट्रिक हैं, अर्थात केवल उनकी विद्युतीय गतिविधि से रिलेटेड सिग्नल्स हैं। उसके बाद देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी, अर्थात जो भी जैविक क्रियाएं हैं उन जैविक क्रियाओं से रिलेटेड जितना भी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसके बाद इसी में आता है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, कि जो भी फिजियोलॉजी अर्थात जैविक क्रियाओं से संबंधित हम पढ़ रहे हैं उनमें ये पता होना चाहिए कि जो सेल है अर्थात जो कोशिका है, जो सबसे छोटा भाग है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या संरचना है, कैसे बनी हुई है, उसके भीतर क्या भरा हुआ है, उसके आसपास क्या होता है। ऐसे ही सेकंड इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, कि जो कोशिका है उसके विद्युतीय अभिलक्षण कैसे होते हैं। ऐसे ही थर्ड आता है पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम, कि जो नर्वस सिस्टम है अर्थात जो स्नायु तंत्र है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो सिलेबस वाइज अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी अर्थात जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनमें जैविक क्रियाओं के विषय में अर्थात जो नर्वस सिस्टम है या रेस्पिरेशन सिस्टम है, उन सारे सिस्टम्स में जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं उनको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल जो है उसका क्या स्ट्रक्चर है। ऐसे ही उसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो नर्वस सिस्टम है उसके क्या पार्ट्स हैं, ये 3 और टॉपिक्स हैं इसमें जैसे जो सेल अर्थात जो कोशिका है, जो सबसे छोटा भाग है, इस सबसे छोटे भाग में फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको कहा जाता है साइटोसोल। तो जो सेल छोटा भाग है उस छोटे भाग से जुड़ते जुड़ते जो मेन ऑर्गन सिस्टम है वो बनता है, और जो एक ऑर्गन सिस्टम होता है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। ऑर्गन सिस्टम कह दिया हमने, अर्थात विभिन्न ऑर्गन्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं, कि कुछ ऑर्गन्स कंबाइन होंगी अर्थात उनका एक ही फंक्शन होगा और वो उस फंक्शन को ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म करेंगी। अब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं। इन ऑटोमेटिक क्रियाओं के अंदर जो टाइमिंग वगैरह निर्धारित होती है उसमें क्या कंट्रोलिंग फैक्टर्स होते हैं, उनका कैसे नियंत्रण होता है, कौन सी ऑर्गन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी आगे। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल है, तो सेल में जैसे कि फ्लूइड भरा हुआ होता है, ऐसे ही सेल के आसपास जो ह्यूमन बॉडी है अर्थात जो भी सेल्स, टिश्यूज़, अदर ऑर्गन्स हैं, तो ह्यूमन बॉडी में 70% से अधिक होता है वाटर अर्थात H+OH- आयन्स। तो उन आयनिक कणों के कारण जो भी आवेश उत्पन्न होता है अर्थात जो चार्ज उत्पन्न होता है उसके कारण उत्पन्न होते हैं ये इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण अर्थात उसकी क्या विद्युतीय अभिलक्षण होंगे। फिर आएगा इसके पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के क्या पार्ट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्र एक प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके द्वारा जो सिग्नल है वो ब्रेन से लेकर अर्थात जो कंट्रोलिंग पार्ट है उससे लेकर जो भी अन्य ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचता है। उसके आधार पे निर्णय लिया जाता है, डिसीजन मेकिंग होती है, और उस डिसीजन मेकिंग के आधार पर जो भी उसका रिस्पॉन्स देना है वो रिस्पॉन्स दिया जाता है। अब वो रिस्पॉन्स डिपेंड करता है, वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, और उसमें क्या फैक्टर्स होते हैं तो ये सब देखेंगे हम।
तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, अर्थात जो भी जैविक क्रिया है उसका अध्ययन। तो जो भी जैविक क्रियाएं हैं, जो भी लिविंग फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं लिविंग यूनिट्स के लिए, तो उन फंक्शंस को स्टडी करना, उनका अध्ययन करना कहलाता है फिजियोलॉजी। अब इस फिजियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के भाग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी, अगर संरचना के स्तर पर देखा जाए तो संरचना के स्तर पर ह्यूमन बॉडी के निम्न भाग होते हैं। जैसे एक तो होते हैं केमिकल्स, अर्थात जो भी आयंस हैं, उन आयंस के साथ साथ जो भी केमिकल्स हैं, उन केमिकल्स से अर्थात उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कारण ह्यूमन बॉडी में मुख्यतः वाटर के साथ साथ आयंस हैं। तो जो चार्ज है वो चार्ज अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे ही धनात्मक तथा ऋणात्मक चार्ज जो है वो रहता है। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स अर्थात कोशिकाएं सबसे छोटा भाग होते हैं। उसके बाद आते हैं ऊतक, टिश्यूज़। ऊतक टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, कि सेल्स कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं टिश्यूज़। ऐसे ही फिर आता है ऑर्गेन्स अर्थात अंग। तो जो ऑर्गेन्स हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं टिश्यूज़ का, कि टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं और ऑर्गेन्स बनाते हैं। और फिर आता है ऑर्गेन सिस्टम्स। ऑर्गेन सिस्टम्स जो होते हैं वो विभिन्न ऑर्गेन्स का समूह होते हैं। तो इन विभिन्न लेवल्स से होती है ह्यूमन बॉडी की संरचना। तो इसमें जो फर्स्ट लेवल है हमारे पास केमिकल लेवल। तो जो केमिकल लेवल है, उस केमिकल लेवल में ह्यूमन बॉडी में एटम्स तथा मॉलिक्यूल्स से बनी हुई होती है केमिकल लेवल्स। इसमें कुछ एटम्स होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, अर्थात कुछ परमाणु होंगे और कुछ अणु होंगे। इन परमाणु और अणुओं के कारण जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अर्थात जो केमिकल एक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो सारी की सारी चीज़ आती है इस केमिकल लेवल पे। फिजियोलॉजी जो है वो इन्हीं रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करने की प्रणाली है, अर्थात ये जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होंगी वो कैसे नियंत्रित होंगी। जैसे ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। उसमें किसी प्रकार का कोई हमारा रिस्पॉन्स नहीं रहता है, वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है। तो ये जो नियंत्रण है, इसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल किया जाता है फिजियोलॉजी के द्वारा, अर्थात जो भी स्पेसिफिक फंक्शन हर एक ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है उसके थ्रू। तो केमिकल लेवल के बाद आएगा सेल्स अर्थात कोशिकाएं। तो केमिकल लेवल के बाद सेल्स अर्थात कोशिकाएं। सेल्स या कोशिकाएं जो होती हैं वो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी लिविंग यूनिट होती है, कि जो जैविक यूनिट है, इकाई है सबसे छोटी, वो सबसे छोटी इकाई कहलाती है सेल या कोशिका। ये विभिन्न क्रियाओं को करने वाली सबसे स्मॉलेस्ट सब डिवीज़न होता है, कि जैसे ऑर्गन सिस्टम्स है, ऑर्गन का बना हुआ होगा, ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ की बनी हुई होंगी, टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स की बने हुए होंगे। उसके बाद कोई सब डिवीज़न नहीं है, अर्थात ये जो है सबसे छोटा सब डिवीज़न है जो विभिन्न फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अर्थात इसमें रेस्पिरेशन भी होगा, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। फूड का मैन्युफैक्चर भी होगा। ऐसे ही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल से बाहर जाएंगे, तो और आयन का एक्सचेंज होगा। तो विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस हैं वो ये स्मॉलेस्ट सब डिवीज़न परफॉर्म करता है। तो इनमें ऑर्गेनेल्स होती हैं। ऐसे ही जो प्रत्येक कोशिका है उसका अपना एक फिजियोलॉजिकल रोल होगा, अर्थात उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा जो उसको परफॉर्म करना है। तो ये है सेल्स जैसे कि राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, मध्य में एक न्यूक्लियस होता है, और ये है ह्यूमन सेल। एज सच स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पूरी की पूरी चीज़ आएगी। तो ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है ह्यूमन सेल का, कि जो ह्यूमन सेल है उसका ये क्रॉस सेक्शनल भाग है जिसको ऊपर से दर्शाया गया, अर्थात बीच में इसको काटा और ये इसके भीतर जो भी भरा हुआ है वो सब कुछ दर्शा दिया। ऐसे ही ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मध्य में न्यूक्लियस है। इस प्रकार की होती हैं कोशिकाएं। उसके बाद टिश्यूज़ या ऊतक। टिश्यूज़ या ऊतक जो होते हैं वो समान संरचना के कोशिका के समूह होते हैं, अर्थात सेम स्ट्रक्चर्स के जो सेल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं टिश्यूज़।
ये टिश्यूज़ जो होते हैं वो अन्य कोशिकाओं से इंटरेक्शन करके किसी भी फंक्शन को परफॉर्म किया जा सकता है इनके द्वारा। तो किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अन्य कोशिकाओं से अर्थात अन्य सेल से ये इंटरेक्शन करते हैं। कुछ इस प्रकार के होते हैं टिश्यूज़ अर्थात ऊतक, जैसे मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें जो नर्व सेल है अर्थात नर्व सेल्स कंबाइन होके फॉर्म करेंगे नर्वस टिश्यू, ये इम्पॉर्टेंट है। एज सच नर्वस सिस्टम में आपका पूरा डिटेल में है ये, स्नायु तंत्र में। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, कि जो टिश्यूज़ यूज़ किए जा रहे हैं उन टिश्यूज़ का क्या प्रकार होता है। तो टिश्यूज़ विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट आता है एपिथेलियल टिश्यूज़। ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं ये बॉडी के सर्फेसेस फॉर्म करते हैं अर्थात जो सतही भाग होता है। इनका मुख्य कार्य होता है सिक्रीशन तथा एब्जॉर्प्शन का, कि जो भी जैसे ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर के अनुसार जो जितना भी सिक्रीशन होता है, जो भी पदार्थ ह्यूमन बॉडी से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे ही एब्जॉर्प्शन जो भी पदार्थ भीतर लिए जा रहे हैं। तो एपिथेलियल जो टिश्यूज़ होते हैं या ऊतक होते हैं वो सतह जो है उससे रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे या जोड़ेंगे। तो ये एक प्रकार की एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का अर्थ है जो बाहर के जितने भी टिश्यूज़ हैं उनको कनेक्ट करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कनेक्शन का, संरचना प्रोवाइड करने का और ऐसे ही प्रोटेक्शन का या सुरक्षा का। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू आता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू होता है मसल टिश्यू। तो जो मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू जो मांसपेशियों से रिलेटेड टिश्यू है, ऊतक है, ये जो होता है वह कॉन्ट्रैक्शन के लिए होता है अर्थात जितना भी संकुचन होता है ह्यूमन बॉडी में, कि कहीं पर अगर हम झुकेंगे तो उस समय जो जॉइंट्स हैं उनमें कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे ही कहीं पर जितना भी मूवमेंट है उससे रिलेटेड, ऐसे ही जो हीट है, टेंशन है, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो इन टिश्यूज़ के द्वारा की जाती हैं। उसके बाद ये जो ऊतक या टिश्यूज़ होते हैं इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं नर्व टिश्यूज़, जो नर्वस सिस्टम में भी आएंगे। तो जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं वो नर्व टिश्यूज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंट्रोल अर्थात नियंत्रण और ऐसे ही इंटीग्रेशन अर्थात एकीकरण के लिए, कि जो भी सिग्नल आएगा उसके अनुसार क्या रिस्पॉन्स देना है, क्या नियंत्रण करना है, और ऐसे ही इंटीग्रेशन की विभिन्न प्रकार की जब जितना भी इनपुट है वो एक से अधिक ऑर्गन से आ रहा है तो उस समय उस इनपुट को कैसे इंटीग्रेट करना है, उसको कैसे एकीकृत करना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है। और इनका मुख्य कार्य होता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन का। जैसे जब हम कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं तो उस रिस्पॉन्स में जो टाइम है वो केवल कुछ मिली सेकेंड का लगता है और वो रिस्पॉन्स इतना ऑटोमेटिक होता है कि उस रिस्पॉन्स में हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो चीज़ कॉन्शियसली उसमें पूरी प्रक्रिया होती है। कि जैसे नर्व टिश्यू में मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति चल रहा है और चलते चलते उसके पाँव में कील चुभ जाती है, तो उस समय जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत त्वरित होता है, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स होता है। ये होता है हाई स्पीड कम्युनिकेशन ऑफ नर्व टिश्यूज़ से, कि जैसे ही कुछ सेंसेशन आती है ह्यूमन बॉडी में कि ये मुझे कील चुभी है, उसके बाद ब्रेन तक सिग्नल जाता है और फिर ब्रेन उसके अनुसार नियंत्रण करता है कि अब मुझे इसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स है वो देना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम इतना क्विकली उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं कि हमको ऐसा लगता है ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, वो एक्चुअली कॉन्शियसली वो प्रोसेस हो रही है कि वो सिग्नल जो है वो ब्रेन तक जा रहा है, ब्रेन उसके अकॉर्डिंग जो पाँव है उस तक जो रिस्पॉन्स है उसको पहुंचा रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो सिग्नल हम तक आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमको उसके अकॉर्डिंग उसका उपचार करना है जो भी है। तो वो जो सिग्नल का कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन बहुत हाई स्पीड होना चाहिए, तो उस हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं नर्व टिश्यूज़। उसके बाद आते हैं ऑर्गन्स पे। ऑर्गन्स दो टिश्यू टाइप्स को जोड़कर बनाई गई संरचना होती है।
पूरी बॉडी के लिए एक महत्वपूर्ण फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऑर्गन्स जैसे लंग्स अगर हम लें, फेफड़े, तो रेस्पिरेशन का कार्य करेंगे। ऐसे स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो डाइजेस्टिव अर्थात डाइजेशन का कार्य जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। तो जो भी टिश्यूज़ का कॉम्बिनेशन होता है वो कंबाइन होकर या जोड़कर बनाता है ऑर्गन्स, और विभिन्न प्रकार की ऑर्गन्स जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो हर एक ऑर्गन का अपना फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर कंट्रोलिंग भाग है ये ब्रेन, ऐसे ही यहाँ पर ये है लिवर। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन्स का वह समूह होता है जो कोई भी रिलेटेड फंक्शन जो है उसको करता है। ये जो ऑर्गन्स होती हैं अर्थात डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनका अपना फंक्शन तो है ही, लेकिन जब वो एक ऑर्गन सिस्टम में होती हैं तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे आगे हम रेस्पिरेशन सिस्टम में देखेंगे भी कि जैसे जो नेज़ल कैविटी है, लंग्स हैं, एल्वियोली है, ये सब कुछ, ये सारी ऑर्गन्स मिलकर के कार्य करेंगी रेस्पिरेशन का या श्वसन की क्रिया का। तो ऐसे ऑर्गन्स का समूह जो कोई भी एक रिलेटेड फंक्शन जो है परफॉर्म करे, अर्थात समान फंक्शन या क्रिया करे, कोई एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करे, वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे ये है एक ऑर्गन सिस्टम अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं जैसे डायाफ्राम है, लंग्स हैं, लैरिंग्स है, नोज़ है, ये सब कुछ परफॉर्म करेगा रेस्पिरेशन। उसके बाद आते हैं मेजर ऑर्गन सिस्टम्स। ह्यूमन बॉडी में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट अर्थात मेजर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो ऐसे हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम या स्नायु तंत्र का कार्य होता है कम्युनिकेशन तथा कंट्रोल का अर्थात नियंत्रण का, कि जो भी सिग्नल है उसको ब्रेन अर्थात जो मेन नियंत्रण ऑर्गन है उस तक पहुंचाना, उसके पश्चात वहाँ से रिस्पॉन्स को इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाना, ये सारा कार्य होता है एक ऑर्गन सिस्टम का अर्थात एक नर्वस सिस्टम का। इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनका भी यही सेम फंक्शन होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी कम्युनिकेशन तथा कंट्रोल। फिर आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात जो श्वसन तंत्र है, इसका मुख्य कार्य होता है गैस एक्सचेंज तथा पीएच बैलेंस का, कि जितना भी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है वो कितने अमाउंट में होना चाहिए। ऐसे ही जो पीएच है अर्थात जिससे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जितने भी आयंस हैं, केमिकल्स हैं, उनका एसिडिक या बेसिक नेचर जो पता चलता है, उस पीएच बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है और गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, वो सब कुछ डिसाइड होता है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। इसका मेन फंक्शन होता है गैसेस का एक्सचेंज तथा पीएच का बैलेंस मेंटेन करना। उसके बाद कुछ अन्य ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जैसे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। इसका मेन कार्य होता है सपोर्ट का, प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा का, मूवमेंट का, कि जितनी भी गतिशीलता होगी, और ऐसे ही हीट जनरेशन का, ये सारा कार्य होगा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जितना भी सर्कुलेशन है अर्थात जो भी मटेरियल्स हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं अर्थात जो भोजन के पदार्थ हैं या जो ऑक्सीजन है, इस जितने भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन है ह्यूमन बॉडी में, वो सब कुछ होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। तो ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स। इन ऑर्गन सिस्टम्स का जो भी अपना फंक्शन है उसमें एक ऑर्गन से अधिक ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। उसके बाद इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है उसे कहा जाता है कोशिका के भीतर का एनवायरनमेंट। मोस्टली वाटर होता है, लगभग 67 से 70% तक वाटर रहता है कोशिका अर्थात सेल के भीतर। ये जो वाटर है अर्थात ये जो लिक्विड पार्ट है इसकी हीट कैपेसिटी बहुत अधिक होती है अर्थात इसका तापमान जो है वो बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं होता है। ऐसे ही कोशिका के भीतर जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स का अर्थ है जो डिज़ोल्व करते हैं केवल कुछ सब्सटेंसेस को या कुछ पदार्थों को और अन्य पदार्थों को डिज़ोल्व नहीं करते।
अर्थात कुछ पदार्थ उसमें घुल जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें नहीं घुलते हैं। और पोलर सॉल्वेंट है, पोलर शब्द आ गया अर्थात क्या होगा फिर से कि इसमें चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो उसके अनुसार जो भी आयंस हैं वो आयंस में से कुछ आयंस ऐसे होंगे जो डिज़ोल्व हो जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो डिज़ोल्व नहीं होंगे। अब किसी भी कोशिका में जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स का अर्थ है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके बारे में उसके क्या क्या भाग रहेंगे। तो इसमें एक तो आएगा न्यूट्रिएंट्स, कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, सॉल्ट्स कितने हैं, फ्लूइड का वॉल्यूम कितना है, जो पीएच है, तापमान या टेम्परेचर है वो कितना है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो पीएच रहता है वो रहता है 7.4। ऐसे ही जो टेम्परेचर या तापमान रहता है वह रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट होता है अर्थात हर एक कोशिका का, और कोशिकाएं फिर कंबाइन होंगी, फॉर्म करेंगे टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे ऑर्गन सिस्टम। तो इसके ह्यूमन बॉडी में जो भी स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है रेगुलेशन का, अर्थात किसी चीज़ को मेंटेन करना। तो जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कुछ भाग होते हैं, ये रेगुलेशन का कार्य करते हैं। रेगुलेशन का अर्थ है जैसे कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो उसको कम कर देना, कम हो गई उसको ज़्यादा कर देना। तो उसके अनुसार जो भी एक स्पेसिफिक लेवल होता है, एक बैलेंस जो होता है उसको बनाकर रखा जाता है। इस प्रकार के नियंत्रण को स्थापित करने के लिए या इसको रेगुलेट करने के लिए इसमें मुख्यतः 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे पहला कंपोनेंट होता है सेंसर, सेकंड होता है एक इंटीग्रेटिंग सेंटर अर्थात एक कंट्रोलर, और थर्ड होता है एक इफेक्टर। तो फर्स्ट सेंसर, सेंसर क्या करता है, इंटरनल कंडीशंस के अनुसार जो भी इनपुट है उसको डिटेक्ट करता है। इंटीग्रेटिंग सेंटर या कंट्रोलर नाम से पता चल रहा है कंट्रोल करेगा या नियंत्रित करेगा। तो जो भी सूचनाएं होती हैं उनको लेकर नियंत्रण स्थापित करता है और उन सूचनाओं का एकीकरण करता है या इंटीग्रेशन करता है। ऐसे ही जो इफेक्टर होता है वो इन चेंजेस के अनुसार, जो भी बदलाव आते हैं उनके अनुसार रिस्पॉन्स देता है। इसकी एक्टिविटी से जो भी कंडीशन है वो एक नॉर्मल लेवल तक उत्पन्न की जाती है, अर्थात जो रेगुलेशन है उसमें किया जाता है। जैसे जो भी नॉर्मल लेवल है उस तक सिग्नल जो है उसका आउटपुट पहुंचा दिया जाता है। तो इसमें जो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म रहता है अर्थात ये पूरा मैकेनिज़्म, ये जो सेंसर है, कंट्रोलर है, ऐसे आउटपुट में इफेक्टर है, ये सब कुछ पूरा मैकेनिज़्म वर्क करता है फीडबैक के आधार पर। फीडबैक का अर्थ होता है आउटपुट का कुछ भाग पुनः सिस्टम में अर्थात इनपुट में वापस देना। तो जो भी इफेक्टर का रिस्पॉन्स होता है उससे ही आउटपुट जो है उसको नियंत्रित किया जाता है। तो इफेक्टर का जो रिस्पॉन्स है, आउटपुट है, वो पुनः इनपुट में पहुंचाया जाता है। उसके अनुसार इफेक्टर का आउटपुट कम या ज़्यादा किया जाता है अर्थात उसका नियंत्रण किया जाता है, जिससे कि रेगुलेशन हो सके और एक स्पेसिफिक लेवल पर जो भी क्वांटिटी है वो क्वांटिटी उस एक बैलेंस्ड वे में रह सके। तो रेगुलेशन जब भी किया जाएगा तो कोई ना कोई इनपुट इस पर होगा कि कुछ इनपुट दिया, सेंसर ने कुछ इनपुट लिया, उसके पश्चात उसने नियंत्रण स्थापित किया और फिर इफेक्टर ने वैसा ही रिस्पॉन्स दिया। तो सेंसर, कंट्रोलर, इफेक्टर, और ये जो इनपुट होगा वो होगा एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन किसी प्रकार की हो सकती है, जैसे मान लेते हैं तापमान बहुत अधिक बढ़ गया तो पसीना उसी के अनुपात में ज़्यादा आएगा। तो ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उससे इनपुट सबसे पहले जाएगा सेंसर के पास। सेंसर इस इनपुट को देगा कंट्रोलर को और कंट्रोलर देगा इफेक्टर को। इफेक्टर उसके अनुसार अर्थात उस जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन होगी उस एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार ही जो आउटपुट है अर्थात जो फीडबैक है वो प्रदान करेगा सेंसर को, और उसके अनुसार नियंत्रण जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो कोशिका में अर्थात सेल में जो भी एनवायरमेंटल चेंज है उसके अनुसार सेल पर या कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव के अनुसार एक काउंटर इफेक्ट होता है। उस काउंटर इफेक्ट का अर्थ है जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी आउटपुट है, तो वो जो काउंटर चेंज है वो वापस कोशिका में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे कि जो भी लेवल है वो अपने नॉर्मल लेवल तक आ सके और उसमें किसी प्रकार का कोई कम या ज़्यादा नहीं हो और बैलेंस्ड फॉर्म में रहे, चाहे वो उसके भीतर का फ्लूइड है या आसपास के आयंस हैं।
तो जो भी इनपुट दिया जा रहा है अर्थात जो भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उसके अनुसार ह्यूमन बॉडी जो है खुद को अडेप्ट करती है।